हीमोस्टेसिस, प्रिवेंटेशन ऑफ ब्लड लॉस इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। ये 4 स्टेप्स में होती है, स्टेजेस इसकी होती है। वेस्कुलर स्पेजम, ब्लड प्लेटलेट प्लग, ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग, ग्रोथ ऑफ फिब्रस टिश्यू टू क्लोज होल इन द वेसल। ये पहला स्टेप है वेस्कुलर स्पेजम या वेजो कंस्ट्रिक्शन। आफ्टर ब्लड वेसल इज कट इट्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ द वेसल। ब्लड को बाहर निकलने से रोकती हैं, वो वेसल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। काजेज, इसके काजेज हैं नर्वस रिफ्लेक्सेस इनिशिएटेड बाय पेन। कोई भी वॉल ब्लड वेसल वॉल कट होती है तो पेन होता है, जिसकी वजह से नर्वस रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। लोकल मायोजेनिक स्पेजम इनिशिएटेड बाय डायरेक्ट डैमेज टू ब्लड वेसल वॉल। मतलब लोकल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड रुकता है बाहर जाने से। वेजो कंस्ट्रिक्टर थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटिलेट रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है। प्लेटिलेट, दीज आर माइन्यूट राउंड और ओवल डिस्क 2 to 4 माइक्रोन होते हैं इन डायमीटर, फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटिलेट, प्लेटिलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। 2 ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, एक RBC, दूसरा प्लेटिलेट एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। हैव एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती हैं वो प्लेटिलेट्स में, एक्टिन एंड मायोसिन एंड थ्रोम्बोक्सिनिन। सो कैन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्लड क्लॉट रिट्रैक्शन करवा सकता है प्लेटिलेट। हैव रेजिडुअल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस टू सिंथेसाइज एंजाइम एंड स्टोर कैल्शियम आयंस, कैल्शियम को स्टोर करता है। इनके पास ER एंड गोल्जी अपैरेटस होता है। हैव एंजाइम सिस्टम्स टू सिंथेसाइज ATP फ्रॉम ATP, इनके पास ADP, इनके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें ATP बनते हैं। हैव एंजाइम सिस्टम टू सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है प्लेटिलेट के अंदर जो कि रिलीज होता है वक्त आने पे। डेट काजेज पोलीमराइजेशन ऑफ फिब्रिन मोनोमर टू फॉर्म फिब्रिन थ्रेड्स। हैव ग्रोथ फैक्टर डेट प्रोमोट ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स एंड फिब्रोब्लास्ट सो रिपेयर डैमेज वेस्कुलर वॉल। इट्स सरफेस हैज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है प्लेटिलेट के सरफेस पे, डेट अडेयर टू द इंजर्ड एंडोथीलियल पे ये चिपक जाता है या एक्सपोज कोलेजन पे चिपक फाइबर्स फ्रॉम डीपर वेसल वॉल कोलेजन के साथ चिपक जाता है। इट्स मेम्ब्रेन हैज़ फॉस्फोलिपिड डेट एक्टिवेट इंट्रेंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसकी मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड होते हैं जो कि इंट्रेंसिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। Its membrane has adenyl cyclase that causes formation of cyclic AMP that excites other activates platelets, दूसरे प्लेटिलेट्स को बुलाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट प्लग, प्लेटिलेट कम इन कॉन्टेक्ट विद कोलेजन फाइबर्स इन द डैमेज वेस्कुलर वॉल। कोलेजन फाइबर्स के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। दे स्वेल विथ एरिडेटिएटिंग प्रोसेस एंड बिकम स्टिकी, स्वेल हो जाते हैं और स्टिक हो जाते हैं उसके साथ। दे स्टिक टू कोलेजन फाइबर एंड सीक्रेट ADP इनमें से निकलता है प्लेटिलेट्स में से, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्टिवेट नियर बाय प्लेटिलेट्स, दूसरे प्लेटिलेट्स को बुलाता है एंड काज देम टू स्टिक टू ऑलरेडी स्टक प्लेटिलेट्स, उनके ऊपर मतलब एग्रीगेशन करवाता है प्लेटिलेट्स की। अ विशियस साइकिल इंश्यूज, increasing number of platelet accumulate to form platelet plug that close rent hole जो close कर देते हैं in vessel wall, मतलब बहुत सारे प्लेटिलेट जमा हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस, प्लेटिलेट प्लग इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लोज स्मॉल रेंट्स इन द ब्लड वेसल। रोज़ाना हमारी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि प्लेटिलेट प्लग ही इन्हें क्लोज कर देता है। क्लॉटिंग फैक्टर, दीज आर क्लॉटिंग फैक्टर डेट पार्टेक इन ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, ये सारे जो हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। प्लेटिलेट भी क्लॉटिंग फैक्टर है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है और उनके सिनोनियम्स हैं। फिब्रिनोजन को फैक्टर 1 कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को फैक्टर 2, टिश्यू फैक्टर को फैक्टर 3, कैल्शियम को फैक्टर 4, एंड ये सारे हैं, पढ़ लीजिए। एंड दूसरा एक इम्पोर्टेंट है
फैक्टर 13 को कहा जाता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि प्लेटलेट से निकलता है। coagulation और clotting, when blood is shed it loses its fluidity and becomes semi solid, मतलब जैसे ही ब्लड वो लीक होता है, मतलब निकलता है, तो वो सेमी सॉलिड, मतलब उसमें क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। प्रोकोगुलेंट्स, ब्लड में जो होता है वो प्रोकोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स बैलेंस में होते हैं। नॉर्मली ब्लड अगर फ्लो कर रहा है तो प्रोकोगुलेंट्स जो हैं वो मतलब कम वो जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं और प्रोकोगुलेंट्स रिसेसिव हो जाते हैं। और अगर कहीं पे क्लॉट बनाना है तो प्रोकोगुलेंट्स डोमिनेंट हो जाते हैं। सब्सटेंस ऑफ फैक्टर दैट प्रोमोट कोगुलेशन आर कॉल्ड प्रोकोगुलेंट्स। इसमें आ जाते हैं आल क्लॉटिंग फैक्टर, वार्मथ, एडिशन ऑफ फॉरेन बॉडीज, थ्रोम्बिन, विटामिन के, लिपिड्स, ये सारे प्रोकोगुलेंट्स है। एंटीकोगुलेंट, सब्सटेंस ऑफ फैक्टर डेट अपोजिस कोगुलेशन, जो क्लॉटिंग या कोगुलेशन होने से रोकता है, इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट्स। लो टेम्परेचर, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विथ रफ और वेट सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस पे, अगर एंडोथेलियल की स्मूथ सरफेस है तो क्लॉटिंग नहीं होगी, अगर डैमेज होगी तो उसकी रफ सरफेस हो जाती है और क्लॉटिंग होती है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम, रिमूव हो जाते हैं बिकॉज कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने में सारे स्टेप्स में। और फिब्रोनोजिन बाय पीपीटी, इसके प्रेसिपिटेट बना के इसको रिमूव किया जाता है, या हेपरिन ऐड कर दिया जाता है ब्लड में, ये एक एंटीकोगुलेंट है हेपरिन। वाइट ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन बॉडी, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय कोगुलेशन इन वेस्कुलर सिस्टम ड्यू टू, क्योंकि एंडोथीलियल सरफेस फैक्टर्स होते हैं, मतलब स्मूथ एंडोथीलियल सरफेस होती है जो कि कोगुलेशन को रोकती है। लेयर ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स एब्जॉर्ब ऑन द एंडोथीलियम रिपेल क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स को रिपेल करती है। ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर होती है एंडोथीलियम पे। एंड थ्रोम्बोमोड्यूलिन प्रेजेंट ऑन एंडोथीलियल बाइंड्स टू थ्रोम्बिन, मतलब ये थ्रोम्बिन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्लॉटिंग के लिए। थ्रोम्बोमोड्यूलिन एंडोथीलियम पे प्रेजेंट होता है जो कि इसके साथ बाइंड हो जाता है और इसकी एक्टिविटी रोक देता है। रैपिड ब्लड फ्लो की वजह से, मतलब ब्लड सीधा रैपिडली जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रावेस्कुलर एंटीकोगुलेंट्स, जैसे कि हेपरिन थोड़ा सा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फिब्रिन, थ्रेड्स, एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये सारे, इन सारों की वजह से एंटीकोगुलेशन ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये एंटीकोगुलेंट्स हैं। क्लिनिकल एंटीकोगुलेंट्स जो कि हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं, हेपरिन और कॉमराइंस, जैसे कि वारफिरिन। हेपरिन जो होता है आईवी और एससी के थ्रू यूज़ होता है। मैकेनिज्म, कैटेलाइजेस द एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, ये एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ हेपरिन बाइंड होके एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी बढ़ा देता है, मतलब ये थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करते हैं। हेपरिन अलोन इज अ वेरी वीक एंटीकोगुलेंट बट इट बाइंड टू एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इंक्रीजेज एक्टिविटी टू 100 to 1000 टाइम्स टू रिमूव थ्रोम्बिन, इसकी एक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर देता है अगर ये इसके साथ बाइंड हो जाए। क्लिनिकल यूजेस, इमीडिएट एंटीकोगुलेंट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्टॉक एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, यूज्ड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए प्रेगनेंसी में हेपरिन यूज़ किया जाता है। इट हैज़ शॉर्ट लाइफ, हाफ लाइफ, चेक द APTT फॉर फॉलो अप इंट्रेंसिक पाथवे। टॉक्सिसिटी, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ड्रग इंटरेक्शन, यूज प्रोटामाइन सल्फेट फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ हेपरनाइजेशन, मतलब प्रोटामाइन पर यूज़ किया जाता है। सिवियर ब्लीडिंग हो जाए तो हेपरिन के असरात को प्रोटामाइन सल्फेट के ज़रिए रिवर्स किया जा सकता है, जो कि हेपरिन के एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर ये ज़्यादा हेपरिन वो हो जाए के असरात ब्लीड, इसकी वजह से सिवियर ब्लीडिंग हो। पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ये प्रोस्टामाइन सल्फेट, जो कि डेट एक्ट बाय बाइंडिंग नेगेटिवली चार्ज हेपरिन। नोट, never low molecular weight heparins and enoxaparin, deltaparin have better bioavailability and 2 to 4 times longer half life, can be administered by SC and without laboratory monitoring. वारफिरिन दूसरा
कॉमराइन है जो कि थ्रू ओरल यूज़ किया जाता है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। मैकेनिज्म इंटरफेयर विथ नॉर्मल सिंथेसिस एंड डेल्टा कार्बोक्सिलेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 and 10 protein C and S via vitamin antagonism. एक ओरल एंटीकोगुलेंट है डेट वर्क बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, जो विटामिन के पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फैक्टर 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन C and S. वारफेरिन अचीव दिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है VKORC1, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, विच इज़ असेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर, जो विदाउट एक्टिवेशन दीज फैक्टर कैन नॉट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कोगुलेशन प्रोसेस, देयर बाय रिड्यूसिंग द ब्लड्स एबिलिटी टू फॉर्म क्लॉट। क्लिनिकल यूज़ क्रॉनिक एंटीकोगुलेशन में यूज़ किया जाता है, नॉट यूज इन प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। चेक PT वैल्यूज़ फॉर फॉलो अप एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये एक्सट्रिंसिक, इसमें इंट्रिंसिक पाथवे है हेपरिन में और इसमें एक्सट्रिंसिक। टॉक्सिसिटी ब्लीडिंग, टेराटोजेनिक ड्रग इंटरेक्शन, यूज IV विटामिन के एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फॉर वारफेरिन टॉक्सिसिटी। Prevention of blood coagulation outside the body. Blood collected in siliconized container that prevent activation of platelet and factor 12 के एक्टिवेशन को siliconized container प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग डिले हो जाती है। एडिशन ऑफ हेपरिन, उसमें हेपरिन ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती। एडिशन ऑफ सॉल्युबल ऑक्सिलेट कंपाउंड्स PP, ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है कोगुलेशन के लिए, तो इस वजह से कोगुलेशन रुक जाती है। एडिशन ऑफ सोडियम आयन NH4 एंड पोटेशियम सिट्रेट आयोनाइज कैल्शियम, ये कैल्शियम को डीआयोनाइज कर देते हैं जिसकी वजह से कोगुलेशन रुक जाती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग इन सेप्टिसेमिक शॉक, बैक्टीरिया एंड देयर एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट clotting mechanism throughout circulation, giving rise to numerous small clot which plug small peripheral vessels. This is called dissemination intravascular clotting. Basic theory of coagulation. Prothrombin activator is formed in response to damage to vessel or damage to blood. इनके नतीजे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, फिर थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन थ्रेड्स डेट enmeshed platelets, blood cells and plasma to form clot. Formation of prothrombin activator. Prothrombin activator can be formed by two pathways के थ्रू ये prothrombin activator बन सकता है, एक extrinsic pathway, दूसरा intrinsic pathway. Extrinsic pathway trauma to vascularized wall और extravascular tissue के नतीजे में होता है, मतलब इसके इनिशिएट इनको ये दोनों करते हैं. Traumatized vascular wall और extravascular tissue releases tissue thromboplasmin फैक्टर 3 ये रिलीज करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विद फैक्टर 7 एक्ट्स ऑन फैक्टर 10 टू फॉर्म एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कॉम्प्लेक्सेस विद फॉस्फोलिपिड के साथ और फैक्टर 5 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है. ये टिश्यू ट्रोमा से टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ जो कि जिसने फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया, फिर वे फैक्टर 7 एंड टिश्यू फैक्टर ये मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि फिर कैल्शियम की मौजूदगी में कैल्शियम भी इसमें फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में यूज़ हुआ है, जो फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 फैक्टर 5 और कैल्शियम और टिश्यू फैक्टर की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है. एंड ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड कैल्शियम की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है.
ये है एक्सट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे बिगिन विद ट्रॉमा टू ब्लड और कमिंग ऑफ ब्लड इन कांटेक्ट विद कोलेजन और वेटेबल सरफेस सच एज ग्लास और नेगेटिवली चार्ज सरफेस। ये तो ब्लड को बाहर किसी गिलास में डालते हैं तब भी ये इंट्रेंसिक पाथवे होता है। ट्रॉमा टू ब्लड डैमेजेस प्लेटिलेट ड्यू टू अडेरेंस टू कोलेजन एंड वेटेबल सरफेस के साथ प्लेटिलेट्स लग जाती हैं। दिस रिलीजेस प्लेटिलेट फास्फोलिपिड, फिर प्लेटिलेट्स में से रिलीज होता है। आल्सो ट्रॉमा टू ब्लड एक्टिवेट फैक्टर 12 ड्यू टू कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोलेजन और वेटेबल सरफेस। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो होता है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को इन प्रेजेंस ऑफ HMW किनेनोजिन एंड प्रीकेलिक्रेन। इनकी मौजूदगी में फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को। फैक्टर 11 फिर एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को। फिर फैक्टर 9 इन कॉम्बिनेशन टू फैक्टर क्या लिखा है इन प्लेटिलेट फॉस्फोलिपिड एक्टिवेट फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कॉम्प्लेक्सेस विद फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लेटिलेट एंड फैक्टर 5 टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाता है। ये लास्ट स्टेप दोनों का सेम ही है। फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद दोनों का पाथवे सेम है। जैसे कि ब्लड ट्रॉमा और कांटेक्ट विद कोलेजन ने एक्टिवेट किया फैक्टर 12 को एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में। फिर ये HMW किनेनोजिन एंड प्री केलिक्रेन के साथ मिलके फैक्टर 11 को एक्टिवेट किया गया। फिर फैक्टर 11 ने कैल्शियम के साथ मिलके फैक्टर 9 को एक्टिवेट किया एंड फैक्टर 9 ने फिर फैक्टर 8 एंड फैक्टर एंड कैल्शियम के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। फिर फैक्टर 10 के बाद वही कैल्शियम ने और प्लेटिलेट फास्फोलिपिड ने साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने कन्वर्ट किया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में प्लेटिलेट फास्फोलिपिड एंड कैल्शियम के साथ मिलके। ये इंट्रिंसिक पाथवे था। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर it is a complex of activated factor 10 that acts as protease to split prothrombin into thrombin. Activated factor 5 इसमें होता है that accelerate protease activity of activated factor 10. Phospholipid that act as a vehicle in further accelerate that process. Role of calcium. Except the first two steps of extrinsic and intrinsic pathway, calcium ion are required for all reactions. सब में वो यूज़ होता है कैल्शियम सिवाय पहले दो स्टेप्स के। सो ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के बगैर नहीं हो सकती ब्लड क्लॉटिंग। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्लाज्मा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है 15 mg/100 ml फॉर्म्ड इन लिवर में बनता है। विटामिन के ज़रूरी होता है इसके बनने के लिए। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिनोजिन मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। फिर ये फिब्रिनोजिन मोनोमर्स कैल्शियम के साथ मिलके फिब्रिनोजिन फाइबर्स बनाते हैं। थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। फिर क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन थ्रेड। फिब्रिनोजिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है 100 to 700 mg/100 ml फॉर्म्ड इन लिवर में बनती है। Thrombin acts as a proteolytic enzyme on fibrinogen and form fibrin monomers that polymerize into long fibrin threads by forming non-covalent bond between fibrin monomers. But thrombin activate fibrin stabilizing factor release from platelets में ये होता है जो कि platelet release करते हैं that cause covalent bond formation between fibrin monomers and multiple cross linkages between adjacent fibrin threads में वो cross linking होती है thus giving 3-dimensional strength to fibrin meshwork. Formation of clot. Clot is composed of meshwork of fibrin threads running in all direction interrupting platelets, blood cells and plasma. Clot retraction. After clot formation it contract and expresses a fluid. सीरम उसमें से निकलता है क्लॉट फॉर्मेशन के बाद, मतलब सीरम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर उसे कहते हैं सीरम, मतलब प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकल जाएंगे तो सीरम बचेगा। क्लॉट रिट्रैक्शन इज कास्ड बाय एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। फिब्रिस
organization of clot. After clot formation, it is invaded by fibroblast and clot is converted into fibrous tissue में convert हो जाता है. It is promoted by growth factor from platelets में थे growth factor जो release हो रहा था. Lysis of blood clot, जो फजूल clot बन जाते हैं जो कि ब्लड वेसल में क्लॉट बन गए तो उनकी लाइसिस करवाई जाती है बाय प्लाज्मिन और फिब्रिनोलाइसिन या यूरेकाइनेस या स्ट्रेप्टोकाइनेस, इन चीज़ों से इनकी लाइसिस करवाई जाती है. कंडीशन डेट काजेज एक्सेस ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा किन कंडीशंस में होती है. विटामिन के डेफिशिएंसी अगर होगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे. हीमोफीलिया में ब्लीडिंग होगी. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. विटामिन के अ फैट सॉल्युबल विटामिन है, इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियल फ्लोरा इन गट, जो वो बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, कोई नुकसान नहीं देते. काजेज ऑफ डेफिशिएंसी, पुअर फैट एब्जॉर्प्शन होगी तो विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा. फेल्यूर ऑफ लिवर टू सीक्रेट बाइल साल्ट नीडेड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इनकी वजह से प्योर डाइजेशन होती है विटामिन के की. फंक्शन, विटामिन के इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, इनकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है लिवर में. हीमोफीलिया, ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो, 9 की डेफिशिएंसी हो या 11 की, इसका हीमोफीलिया. ये इन तीनों फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. 3 टाइप्स के हीमोफीलिया होते हैं, हीमोफीलिया ए और क्लासिक हीमोफीलिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 ए. फैक्टर 8 की अगर डेफिशिएंसी हो तो वो हीमोफीलिया ए या क्लासिक हीमोफीलिया होगा. एंड वॉन विलिब्रेंट्स डिजीज, फैक्टर 8 इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल. अगर स्मॉलर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोफीलिया ए होगा और अगर लार्ज जो कंपोनेंट है उसकी डेफिशिएंसी होगी तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज इसे कहेंगे. डेफिशिएंसी ऑफ लार्ज कंपोनेंट काजेज ब्लीडिंग डिजीज विद डिफरेंट सिम्टम्स इज कॉल्ड वॉन विलिब्रेंट डिजीज. दूसरा टाइप है हीमोफीलिया बी और क्रिस्टमस डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, क्रिस्टमस फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया सी और रेजिनथल सिंड्रोम, ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11 और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया सी होता है. एनी मोर कॉमन इन मेल्स, वाई कॉमन इन मेल्स. क्लॉटिंग फैक्टर आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, ये हीमोफीलिया की जो डिजीज़ है वो एक्स क्रोमोसोम पे लगी होती है और मेल में एक्स एक होता है और फीमेल में 2 होते हैं. तो मेल में एक एक्स पे लगी होगी तो वो मेल हीमोफिलिक हो जाएगा, मगर फीमेल में अगर एक उस पे लगी है एक्स क्रोमोसोम पे तो वो कैरियर होगी, दूसरा नॉर्मल होगा तो वो कैरियर होगी, उसमें हीमोफीलिया नहीं होगा. इसीलिए मोर कॉमन है मेल्स में. is transmitted through X chromosome and defect in it leads to hemophilia in males as they have only one X chromosome but female have 2 X chromosome. If one is defective she will act hemophilia carrier and other X will prevent hemophilia in her, उसमें hemophilia नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरा नॉर्मल है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, अगर कम हो जाएं तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इन सर्कुलेटिंग ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. कैरेक्टरिस्टिक्स, टेंडेंसी टू ब्लीड फ्रॉम स्मॉल कैपिलरीज, ब्लीडिंग हो जाएगी क्योंकि प्लेटलेट कम में प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा. पंचटेट हेमरेजेस इन टिश्यू होंगे. स्किन शोज स्मॉल पर्पलिश ब्लॉचेस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा बन जाएंगे स्किन पे. डायग्नोसिस, क्लॉट डज नॉट रिट्रैक्ट इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्लॉट की रिट्रैक्शन नहीं होती. आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑफ अननोन काज, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और उसका कोई काज पता नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं आइडियोपैथिक हीमोसाइटोपिनिया. बट recently it is discovered that specific antibodies destroy platelets so it is an autoimmune disease. मतलब कुछ एंटीबॉडीज़ हैं हमारे बॉडी की जो कि डिस्ट्रॉय कर रही हैं प्लेटलेट्स को, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है.
परप्यूरा, tendency of spontaneous hemorrhage beneath skin and mucous membrane and internal organ is called purpura. टाइप्स परप्यूरा के दो हैं, थ्रोम्बोसाइटोटोनिक परप्यूरा ड्यू टू डिक्रीज इन प्लेटिलेट काउंट कम हो जाएगा, तो इससे होगा थ्रोम्बोसाइटोनिक परप्यूरा. नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा प्लेटिलेट काउंट इज नॉर्मल होगा बट इट मे बी परप्यूरा ड्यू टू इन्फेक्शन. मतलब ये नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा प्लेटिलेट्स की वजह से नहीं हो रहा. परप्यूरा ड्यू टू इन्फेक्शन जैसे सेप्टेसीमिया, परप्यूरा ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी डेट काजेज डैमेज टू ब्लड वेसल्स, परप्यूरा ड्यू टू फंक्शनली डिफेक्टिव प्लेटिलेट्स की वजह से. थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन, थ्रोम्बस वो होता है कि किसी वेसल में यहाँ पे अटैच है, एक थ्रोम्बस एक क्लॉट बना हुआ है, वो यहाँ पे अटैच है तो उसे कहेंगे थ्रोम्बस. और अगर ये क्लॉट ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो इसे कहते हैं हम थ्रोम्बस एबनॉर्मल क्लॉट डेट डेवलप इन ब्लड वेसल एंड रिमेन अटैच टू इट, मतलब इसके साथ अटैच होगा, इसका थ्रोम्बस. इसके काजेज होते हैं रफ एंडोथेलियल सरफेस, स्मूथ होगी तो वो क्लॉट नहीं बनने देगी, रफ होगी तो बनने देगी. स्लो ब्लड फ्लो, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जा रही है तो बीच बीच पे क्लॉट बनेंगे. एम्बोलस, फ्रीली क्लॉट floating clot that has broken away from its point of attachment due to continued blood flow, मतलब वो ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है तो इसे एम्बोलस कहेंगे, इसका एम्बोलस. ब्लीडिंग टाइम, टाइम नीडेड फॉर ब्लीडिंग टू स्टॉप आफ्टर फिंगर टिप और ईयर लोब्यूल इज पियर्स्ड बाय शार्प नाइफ इज कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम. कितने टाइम में ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है किसी इंजरी के बाद, ये 1 to 6 मिनट होता है एवरेज. प्रोलॉन्ग बाय लैक ऑफ, अगर क्लॉटिंग फैक्टर या प्लेटलेट कम होंगे तो ये टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इतनी जल्दी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी. क्लॉटिंग टाइम, पीरियड बिटवीन अपीयरेंस ऑफ ब्लड इन फिंगर एंड फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम. मतलब ब्लड से लेकर फिब्रिन क्लॉट बनने तक, थ्रेड्स बनने तक का टाइम क्लॉटिंग टाइम कहलाता है. ये 6 to 10 मिनट्स होता है. प्रोलॉन्ग बाय हीमोफीलिया में ये बढ़ जाता है. डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक पाथवे में भी ये बढ़ जाता है. प्रोथ्रोम्बिन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन टू टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम. अगर प्रोथ्रोम्बिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जल्दी से वो क्लॉटिंग होगी और प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम हो जाएगा. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. ये 12 सेकेंड होता है. इट इंडिकेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन ब्लड, मतलब प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा होगा तो ये टाइम कम हो जाएगा, जल्दी क्लॉटिंग हो जाएगी. और अगर प्रोथ्रोम्बिन कम होगा तो ये टाइम ज़्यादा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा.